क्या बच्चों को रिसर्च कराया जा सकता है इस लेवल पर 10 से 17 साल के बच्चे? इसका जवाब है ये बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम बीते 31 वर्ष से चल रहा है और इसमें लगातार कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी रिसर्चेज वो करके दिखाते हैं। क्योंकि इंटर कॉलेज लेवल तक, प्राइमरी सेक्शन से लेकर इंटर कॉलेज तक के बच्चे इसमें प्रतिभाग करते हैं और ये देखा गया है कि यहाँ पर शिक्षकों के जो अपॉइंटमेंट की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसमें पीएचडी नहीं है, तो यानी उन्हें भी शोध का अनुभव नहीं होता है। तो इसी वजह से इस प्रोग्राम की जो शुरुआत होती है वो ओरिएंटेशन वर्कशॉप से होती है, इस तरह की कार्यशालाओं से होती है जिसमें रिसर्च की मेथोडोलॉजी यानी शोध की कार्यविधि को समझाया जाता है। हम लोग इस पर भी बात करेंगे कि किस तरह से बच्चे शोध कार्य या रिसर्च वर्क करते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस एक लाइन में अगर बताया जाए तो आप ये कह सकते हैं 10 से 17 साल के बच्चों का एक कार्यक्रम है जिसमें बच्चे लोकल एरिया प्रॉब्लम पर रिसर्च करते हैं। लोकल एरिया प्रॉब्लम का मतलब है उनके गांव की समस्या, उनके शहर की समस्या, उनके गली की समस्या। इससे बड़ा दायरा नहीं होना चाहिए, केवल उतना दायरा होना चाहिए कि बच्चे जहां जाकर अगर सर्वे करना चाहें तो उस क्षेत्र में आ जा सकें आसानी से। तो लोकल एरिया प्रॉब्लम पर बच्चों को रिसर्च करना है। इसमें 10 से 17 साल के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। उनकी आयु की गणना 31 दिसंबर होगी, यानी 31 दिसंबर 2023 को जो बच्चे 10 वर्ष पूरा कर रहे हैं और 17 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए, वो सारे बच्चे इस प्रोग्राम का हिस्सा हो सकते हैं। इन्हें ग्रुप्स में बांटा जाएगा। ग्रुप केवल एक ग्रुप में 2 बच्चे हो सकते हैं, यानी ये मैक्सिमम लिमिट है, और ये मिनिमम लिमिट भी है, यानी कम से कम 2 बच्चे ग्रुप के अंदर होना चाहिए। जब ग्रुप्स बन जाएंगे तो फिर वो ग्रुप पार्टिसिपेट करेंगे या तो जूनियर ग्रुप में या सीनियर ग्रुप में। जूनियर ग्रुप के लिए एज क्राइटेरिया है 10 से 14 वर्ष का, यानी 31 दिसंबर 2023 को 10 साल पूरे हो रहे हों और 14 वर्ष से अगर ज्यादा नहीं है, दोनों में से किसी की भी एज या 14 वर्ष तक है, तो वो जूनियर ग्रुप में पार्टिसिपेट करेंगे। जिनकी आयु 31 दिसंबर 2023 को 14 वर्ष से अधिक हो रही है और 17 वर्ष तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आयु की गणना जो बड़ा बच्चा है उसके आधार पर ग्रुप डिसाइड होंगे, यानी जो दोनों बच्चों में से जो बड़ा बच्चा है उसकी आयु क्या है 31 दिसंबर 2023 को, इसके आधार पर जूनियर और सीनियर ग्रुप में वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस क्या है ये समझ में आ गया होगा। इसमें कौन प्रतिभाग कर सकता है? 10 से 17 वर्ष के बच्चे प्रतिभाग कर सकते, बच्चे ग्रुप में पार्टिसिपेट करेंगे। एक ग्रुप में 2 बच्चे होंगे, ये कंपलसरी है। जूनियर ग्रुप और सीनियर ग्रुप का डिसीजन किस बेसिस पर होगा? जो ग्रुप है उस ग्रुप में जो बड़ा बच्चा है उसकी आयु के आधार पर ग्रुप का निर्धारण किया जाएगा। आप लोग प्लीज माइक अपना म्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट कर लीजिए। अब राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का जो प्रोग्राम है, अपना माइक म्यूट कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए अपना। आगे ऑप्शन आता है उसमें माइक बना रहता है, उस पर क्लिक करिए। अभी भी खुला हुआ है, माइक बंद करिए आप अपना। विजेंद्र जी आपका माइक खुला हुआ है, बंद करिए इसे। तो हम लोग अभी तक ये समझ चुके हैं कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस क्या है। हम ये भी जान लेते हैं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में आपको क्या नहीं करना है।
ये जानना भी बहुत जरूरी है क्योंकि ज्यादातर बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस एक भाषण प्रतियोगिता नहीं है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस वाद विवाद प्रतियोगिता नहीं है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस मॉडल मेकिंग प्रतियोगिता नहीं है। यानी ये हमें बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हमें ये चीजें नहीं करनी है। हमें बच्चों को लोकल एरिया प्रॉब्लम पर रिसर्च कराना है। आइडिया बच्चों का होना चाहिए, कॉन्सेप्ट हमें सिर्फ मार्गदर्शन करना है उनका, हमें सिर्फ गाइड करना है उन्हें। तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का जो प्रोग्राम है वो हर वर्ष होता है। हर 2 वर्षों के लिए इसमें एक फोकल थीम और उसके अंतर्गत कुछ सब थीम, इसका निर्धारण करने का उद्देश्य ये है ताकि एक दायरा बच्चों को दिया जाए कि इस दायरे में रहकर उन्हें रिसर्च वर्क करना है। वर्ष 2022 और वर्ष 2023 के लिए जो फोकल थीम निर्धारित किया गया है वो है अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग, यानी स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारितंत्र को समझना। इसको 5 सब थीम्स में बांटा गया है। पहला है नो योर इकोसिस्टम, अपने पारितंत्र को समझना। दूसरा है फॉस्टरिंग हेल्थ न्यूट्रिशन एंड वेलबींग, यानी स्वास्थ्य पोषण व कल्याण को प्रोत्साहन देना। तीसरा है सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस फॉर इकोसिस्टम एंड हेल्थ, यानी पारितंत्र और स्वास्थ्य के लिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रथाएं। फोर्थ सब थीम है इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोचेस फॉर सेल्फ रिलायंस, यानी आत्मनिर्भरता के लिए पारितंत्र आधारित दृष्टिकोण। और फिफ्थ सब थीम है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फॉर इकोसिस्टम एंड हेल्थ, यानी पारितंत्र और स्वास्थ्य के लिए तकनीकी नवाचार। ये 5 सब थीम्स हैं। आप जो कुछ भी करेंगे, जो भी रिसर्च वर्क बच्चे करेंगे, वो इन 5 सब थीम में से किसी एक सब थीम के अंतर्गत आना चाहिए। यानी ये दायरा है, इससे बाहर आपको नहीं जाना है। ये दायरा इतना बड़ा है कि आप जो कुछ भी करेंगे वो सब इन 5 सब थीम में से किसी एक सब थीम के अंतर्गत आता होगा। इनके बारे में डिटेल जानकारी आपको गाइड बुक में दी गई है, फोल्डर्स भी दिए गए हैं। आप उन फोल्डर्स की मदद ले सकते हैं कि इसमें क्या ये क्या क्या चीज़ों को कवर करते हैं, ये टॉपिक्स, ये हेडिंग्स क्या क्या चीज़ें कवर करती हैं, इनके अंतर्गत क्या क्या परियोजनाएं, किस तरह की परियोजनाएं हो सकती हैं। गाइड बुक के अंदर अवेलेबल है सारी इंफॉर्मेशन। उसका फोल्डर जो है भी एक 4 पेज का बनाया गया है शॉर्ट में, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ये आपको ग्रुप में शेयर की गई है सारी जानकारियां। आप इनको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं अपने ग्रुप से और इसे पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद जब आप ये सारी चीजें समझ लेते हैं और मिनिमम क्राइटेरिया में आप एलिजिबल हैं कि हाँ बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में, तो फिर बच्चों को रिसर्च की प्रक्रिया को भी समझना चाहिए। रिसर्च की प्रक्रिया को समझने के लिए इस फ्लो चार्ट को समझना बहुत आवश्यक है। इस फ्लो चार्ट को जिसने अच्छे से समझ लिया वो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में किस तरह से शोध कार्य किया जाता है वो बहुत आसानी से कर पाएगा। हम लोगों को ये फ्लो चार्ट से ही रिसर्च वर्क स्टार्ट कराना है। बच्चों को एक रफ कॉपी में ये सबसे पहले पेज पर ये फ्लो चार्ट बना लेना चाहिए। इस फ्लो चार्ट को बनाने के बाद उसे इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है और जब वो सारे स्टेप्स को फॉलो करेगा बच्चा तो वो समस्या चिन्हित करने से लेकर समस्या के समाधान तक पहुंच जाएगा। और समस्या चिन्हित करने से लेकर समाधान तक पहुंचने की जो एक वैज्ञानिक विधि है, इसी को हम शोध विधि कहते हैं या रिसर्च मेथोडोलॉजी कहते हैं। इसमें पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी स्थानीय समस्या को चिन्हित करना। ये सबसे पहला स्टेप है। बच्चे फ्लो चार्ट बनाओ, कॉपी में बनाएंगे और फिर उसके बाद सबसे पहला स्टेप हेडिंग डाल देंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी स्थानीय समस्या को चिन्हित करना। उसको डालने के बाद उनके आसपास जो भी समस्याएं इस तरह से इन इकोसिस्टम से हेल्थ से रिलेटेड जो भी समस्याएं आसपास दिख रही हैं उन समस्याओं को लिखेंगे। उन समस्याओं को लिखो, उनके बारे में जानने की कोशिश करो। उसमें जब आप इन सारी चीजों को पढ़ लोगे, जान लोगे, तो फिर आप डिसाइड करोगे कि किस प्रॉब्लम पर
बच्चे को वर्क करना है, वो जब डिसाइड कर लेगा तो देन आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे हमारे गांव में अब कुओं का अस्तित्व खत्म हो गया है, नल आ गए, हैंड पाइप आ गए, समरसेबल्स आ गए, तो कुओं का, तालाबों का अस्तित्व खत्म हो गया है, उस तरह का अध्ययन। या नलों में जो पानी था उसका जल, पानी अब पहले 60 फीट पे आ जाता था, फिर 100 फीट पे आने लगा, अब 100 फीट तक पानी नहीं आ रहा है। तो ये एक स्थानीय समस्या इस तरह की हो सकती है। दलदली क्षेत्र पहले जिन जगहों पर थे और अब नहीं है, या जिनका एरिया कम हो गया है, इस तरह का अध्ययन बच्चे कर सकते हैं। हम लोग बच्चे ये भी देख रहे हैं कि गांव में जो कृषि उत्पादन है, अगर वो गिर रहा है, यानी खाद भी प्रॉपर लगा रहे हैं, पानी भी लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी पर एकड़ या पर बीघा उत्पादन जो है वो घट रहा है बढ़ने की जगह, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, ये एक समस्या हो सकती है। किसी गांव में विशेष स्थान पर अगर किसी तरह की फैक्ट्रियों की वजह से या कोई इंडस्ट्री की वजह से कोई शारीरिक समस्या उत्पन्न हो रही है, जैसे श्वास, रेस्पिरेटरी डिजीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस तरह की आ रही हैं, तो इस तरह की गतिविधियों पर बच्चे अध्ययन कर सकते हैं। हम लोगों को यह ध्यान रखना है कि उनकी सुरक्षा पहले नंबर पे है, यानी ऐसी गतिविधि उन्हें करानी है कि जिसे वो आसानी से कर सकें, रिसर्च मेथोडोलॉजी को समझ सकें। हमें उन्हें रिसर्च मेथोडोलॉजी समझाना है, लेकिन जो भी काम करें वो उनके स्वास्थ्य को प्रभावित ना करता हो और उनकी सुरक्षा की भी दृष्टि से सही हो। वही उसी तरह की गतिविधियों का हमें बच्चों के लिए चयन करवाना है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी बच्चे समस्या को चिन्हित कर लेंगे, फिर दूसरी हेडिंग डालेंगे, यानी स्टेप नंबर 2 है फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम, यानी समस्या के क्या संभावित कारण हो सकते हैं, उन्हें लिखेंगे। इसके लिए बैकग्राउंड स्टडी का कॉन्सेप्ट है, यानी जो समस्या चुनी है उसके बारे में चीज़ों को पढ़ो, किताबों को पढ़ो, मैगजीन्स में से पढ़ो, उसको पढ़ने के बाद कारण पता चलेंगे कि ये कारण हो सकते हैं। आपके क्षेत्र में उस समस्या के लिए क्या कारण जिम्मेदार हो सकते हैं, उनको आप टिक कर लीजिए और उन कारणों पर ही आपको काम करना है। दूसरा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा कि समस्या के संभावित कारण क्या हो सकते हैं, वो लिख लिए। फिर इसके बाद स्टेप नंबर 3 है, यानी फ्रेम हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम, यानी परिकल्पना गणना हमें सिखाना है बच्चों को। परिकल्पना का मतलब होता है कि कोई चीज जब तक हमें कंफर्म नहीं पता है तो हम सिर्फ अंदाजा लगाते हैं, क्योंकि हम किसी समस्या पर काम करने जा रहे हैं तो हम उस समस्या के जो संभावित कारण हैं हम उसका अंदाजा लगाते हैं। तो जो हम अंदाजा लगाते हैं उसी को हम परिकल्पना या हाइपोथेसिस कहते हैं। तो बच्चों को ये एक स्टेटमेंट, यानी एक लाइन के अंदर इसे लिखना, फ्रेम करना आना चाहिए। इसमें आप लोग उसकी मदद करेंगे, उन बच्चों की मदद करेंगे। हाइपोथेसिस, जैसे सपोज श्वास रोगियों की संख्या बढ़ रही है हमारे गांव में, यानी बच्चों के गांव में, तो वो इस तरह की हाइपोथेसिस बना सकते हैं कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर में बी रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेटरी डिजीज इन अवर विलेज, वो एक कारण हो सकता होगा। दूसरा, स्मोकिंग में बी रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेटरी डिजीज इन अवर विलेज, हो सकता है कि धूम्रपान इस समस्या का कारण होगा। तो ये अभी अंदाजा लगा रहे हैं, क्योंकि ये अभी प्रूफ करना है बच्चे को, तो अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है, उसे ये प्रूफ करना है, तो इसीलिए हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं परिकल्पना या हाइपोथेसिस। ये बच्चा जब सीख जाएगा परिकल्पना और हाइपोथेसिस, फिर ये स्टेटमेंट बन जाएगा। फिर इसके बाद इस हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए किस चीज से, सपोज हमने हाइपोथेसिस में लिखा कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट जिम्मेदार है इस समस्या के लिए, हो सकता है कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर इस समस्या के लिए जिम्मेदार हो, तो उद्देश्य हो जाएगा कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करेंगे। तो ये हमारे उद्देश्य होंगे। हाइपोथेसिस की बेसिस पर, हाइपोथेसिस परिकल्पना के आधार पर उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। अगर स्मोकिंग में भी रेस्पॉन्सिबल, स्मोकिंग अगर इसके लिए जिम्मेदार होगी तो हम स्मोकिंग से रिलेटेड आंकड़े इकट्ठा करेंगे। तो ये उद्देश्य, इस तरह से उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। तो उद्देश्यों को पॉइंट वाइज लिखना है, किस तरह से फ्रेम करना है, ये आपने देखा है। फिर इसके बाद जो 5th स्टेप है वो है मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी में हम बच्चों को बताएंगे कि
मेथोडोलॉजी में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं, उसे कैसे करेंगे, यानी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करेंगे, मेथोडोलॉजी में लिखेंगे कैसे करेंगे, यानी पूरा प्रोसीजर कि आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है या आपने कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया है, उससे आप कैसे करोगे, वो लिखना है आपको मेथोडोलॉजी में। दूसरा ऑब्जेक्टिव था हमारा कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के बाद स्मोकिंग में भी रेस्पॉन्सिबल, ये हो सकता है कि ये जिम्मेदार हो, तो हम उससे संबंधित आंकड़े इकट्ठा करेंगे। कैसे करोगे, ये मेथोडोलॉजी या कार्यविधि में लिखना है। यानी सर्वे, यानी आपको सर्वे करके अगर आप इस आंकड़े को इकट्ठा करने हैं तो क्या प्रोसीजर होगा सर्वे करने का, और सर्वे शीट जो इस्तेमाल करेंगे, जो क्वेश्चन पूछोगे जाकर, वो सर्वे शीट भी कार्यविधि में लगेगी। तो इस तरह से आपकी कार्यविधि तैयार हो जाएगी। अभी तक आप देख रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथोडोलॉजी, हम 5th स्टेप तक आए हैं और सारे स्टेप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी समस्या को चिन्हित कर लिया, फिर समस्या के संभावित कारण लिख लिए, फिर संभावित कारणों के आधार पर हाइपोथेसिस बना ली, हाइपोथेसिस को प्रूफ करने के लिए क्या क्या आंकड़े इकट्ठा करने पड़ेंगे उद्देश्य में लिख लिए, उन आंकड़ों को कैसे इकट्ठा करोगे ये मेथोडोलॉजी में लिख लिया। तो इस तरह से ये 5 स्टेप्स हम आ गए हैं, और ये पांचों स्टेप अभी तक देख रहे हैं आपके, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी भी एक स्टेप को मिस करेंगे तो वो दिशाहीन हो जाएगी आपकी रिसर्च। फिर इसके बाद जैसे कार्यविधि में आपने प्रयोग लिखा, कार्यविधि में आपने सर्वे लिखा, या एक और शब्द है ऑब्जर्वेशन, यानी कुछ चीजें अवलोकन से आती हैं। यानी आप कुछ सपोज आपने एक ऐसी समस्या चुनी है जिसमें गौरैया को लेकर आप स्टडी कर रहे हैं कि गौरैया जो हाउस स्पैरो है उसकी संख्या कम होती जा रही है। तो आपने हाउस स्पैरो के बारे में हाउस स्पैरो के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो आप उसको देखेंगे कि उसकी संख्या क्या है। तो अब आप सुबह 2 घंटे, क्योंकि जो पक्षी होते हैं वो सुबह को ज्यादा सक्रिय रहते हैं, शाम को ज्यादा सक्रिय रहते हैं, तो आप इन दोनों समय में उनकी संख्या को लिखोगे, नोट डाउन करोगे। तो आप जो तरीका अपनाओगे दैट इज अवलोकन या ऑब्जर्वेशन उसे कहते हैं। तो 3 तरह की विधि है, या तो आप प्रयोग करोगे, या सर्वे करोगे, या अवलोकन करोगे, या ये भी हो सकता है कि आप तीनों चीजें कर रहे हो। तो इससे जो भी रिजल्ट मिलेगा, जो भी परिणाम मिलेगा, प्रयोग से चाहे जो रिजल्ट मिले, सर्वे से जो रिजल्ट मिले, ऑब्जर्वेशन से जो रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट आपके लिए आंकड़े होंगे। तो इसका स्टेप नंबर जो 6 है, डेटा कलेक्शन, इसका मतलब ये है कि मेथोडोलॉजी तक तो आपने एक टेबल पर अपने टीचर के साथ बैठकर बच्चों ने पूरी प्लानिंग कर ली रिसर्च की, कैसे करना है ये सब डिसाइड कर लिया, रफ कॉपी में ही अभी कर रहे हैं सारे बच्चे। और फिर उसके बाद आप फील्ड में जाकर या लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट करते हैं, सर्वे करते हैं, अवलोकन करते हैं, और उसके जो रिजल्ट्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं डेटा कलेक्शन। तो ये स्टेप नंबर 6 है, इसमें डेटा कलेक्शन होगा। ये सारी चीजें भी बच्चों को रफ कॉपी में ही करानी है। स्टेप नंबर 7 है एनालिसिस ऑफ डेटा। एनालिसिस ऑफ डेटा का मतलब है आंकड़ों का विश्लेषण करना। कैसे किया जाएगा ये अभी हम आगे देखेंगे। आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर ये निकलेगा कि हमने जो ऊपर अंदाजा लगाया था कि समस्या के लिए ये कारण जिम्मेदार है, क्या वही कारण जिम्मेदार है। यानी जो भी हमने परिकल्पना लिखी थी वो आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर चेक होगी। अगर समस्या आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर सिद्ध हो जाता है कि यही कारण जिम्मेदार है, तो फिर हम समाधान देंगे यानी सॉल्यूशन देंगे। और अगर ये प्रूफ नहीं होता कि ये कारण इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, तो हमारी हाइपोथेसिस अगर रॉन्ग प्रूफ होती है, तो देन हम दूसरे अन्य कारण के बारे में सोचेंगे कि इसके लिए और क्या कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। तो इस तरह से आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम से लेकर आप स्टेप नंबर 9 यानी सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम तक पहुंच जाएंगे। बच्चों को ये सारा काम रफ कॉपी में कराना है। इस रफ कॉपी को हम लॉग बुक कहते हैं। ये लॉग बुक बच्चे के साथ रहेगी, और लॉग बुक जब प्रेजेंटेशन होगा तो उसे वो रफ कॉपी भी साथ में लेकर जाना है। इसके बाद जिला लेवल का आयोजन होगा। जब आप बच्चे रिसर्च कर लेते हैं तो जिला लेवल का जो आयोजन होगा उसमें 3 चीजें लेकर आना है उसे। एक रिटन रिपोर्ट, एक 4 चार्ट्स, और
4 चार्ट्स की बेसिस पर उसे ओरल प्रेजेंटेशन 8 मिनट का तैयार कराना है। तो ये 3 चीजें कैसे तैयार की जाती हैं? रिटन रिपोर्ट में क्या-क्या चीजें होना चाहिए? रिटन रिपोर्ट का मतलब है कि एक 20 से 25 पेज का एक आप पूरी रिसर्च उसे फेयर करके लिखते हैं, जो आपने एक रफ कॉपी में लिख रखा था। वो रिटन रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। उसमें क्या-क्या पॉइंट्स होना चाहिए को दिख रहे होंगे। जैसे स्लाइड नंबर 1 है, कवर पेज से लेकर इनक्लोजर्स तक, यानी पेज नंबर 1 कवर पेज है। ये रिटन रिपोर्ट में चाहे आप इसे हेडिंग समझ लीजिए, चाहे ये पेजेस हैं, इन पेजेस पर ये जानकारियां होनी चाहिए। सर, पावर पॉइंट वो नहीं दिख रहा है आपको? स्लाइड नहीं दिख रही है? ओके, एक्चुअल में किसी ने शेयर किया था तो तब से वो रुक गया। फिर मैं शेयर कर रहा हूँ। जो भी फ्लो चार्ट है ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। यानी ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी शेयर कर दूंगा मैं आपको। अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं फ्लो चार्ट को? हाँ, ओके। किसी साथी ने स्क्रीन शेयर किया था, उसकी वजह से ये दिखना बंद हो गया था। खैर, स्टेप्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी में हम लोगों ने स्टेप नंबर 1 से लेकर स्टेप नंबर 9 तक ये सारे स्टेप्स के बारे में अभी जाना था। इसके बाद हम लोगों ने ये बात की कि जब बच्चा जिला लेवल पर आएगा आयोजन में पार्टिसिपेट करने के लिए, कि उसके पास ये 3 चीजें होनी चाहिए। एक तो अब दिखाई दे रही है मैम स्क्रीन? स्क्रीन शेयर की है। हाँ। प्रदीप प्रदीप चैतन्य जी ने किया है ये। हाँ, इसके बाद बच्चे अगर जुड़े हुए हैं वो, हाँ, हाँ, इसको अभी जो भी जिज्ञासाएं रहती है इस तरह का रहता है कि जब हम लोग पहली बार किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो हम ये सब चीजें करके देखते हैं कि कैसे स्क्रीन शेयर किया जाता है, इस ऑप्शन में क्या है। ये सब बेटा हम लोगों को करना चाहिए कि हम घर में अपने 2 फोन से लेकर सारी चीजें सीख लें। अभी फिलहाल इन चीजों पर ध्यान दीजिए ताकि ये डिस्टरबेंस ना हो। तो बच्चे को जिला लेवल का जो आयोजन होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो प्रोग्राम होगा, उसमें लॉग बुक उसके पास होना चाहिए, रिटन रिपोर्ट उसके पास होना चाहिए, 4 चार्ट उसके पास होना चाहिए। 4 चार्ट की बेसिस पर उसे ओरल प्रेजेंटेशन तैयार करना है, और ओरल प्रेजेंटेशन 8 मिनट का वो तैयार करके आएगा। अ, इस रिटन रिपोर्ट के अंदर क्या होना चाहिए? सारा वर्क बच्चे ने लॉग बुक में किया है, यानी जो रफ कॉपी है उसके अंदर किया है। फिर उसने उसके आधार पर उसे रिटन रिपोर्ट तैयार करना है। रिटन रिपोर्ट में ये 20 हेडिंग्स होना चाहिए, या कहें कि 20 पेजेस मिनिमम ये होने चाहिए, होते हैं। पहला है कवर पेज। कवर पेज पर क्या क्या मिनिमम इंफॉर्मेशन होना चाहिए? एक तो बच्चे का स्कूल का नाम होना चाहिए कि वो किस स्कूल से है। उस पर फोकल थीम, सब थीम, प्रोजेक्ट टाइटल होना चाहिए। ये मिनिमम इंफॉर्मेशन है। इवेल्युएशन में इसके नंबर होते हैं, तो फोकल थीम, सब थीम और प्रोजेक्ट टाइटल, अगर ये तीनों क्लियरली मेंशन होंगे तो आसानी होगी। स्कूल का नाम मेंशन होगा तो किस स्कूल से बच्चा है ये देखने में आसानी होगी। जो प्रेजेंट कर रहा है उसे हम ग्रुप लीडर कहते हैं, ग्रुप लीडर का नाम होना चाहिए कवर पेज पे। उसके साथ जो बच्चे ने काम किया है ग्रुप मेंबर, उसका नाम होना चाहिए। किसके मार्गदर्शन में काम किया है, गाइड टीचर का नाम होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, ये मिनिमम इंफॉर्मेशन है जो कवर पेज पे कम से कम होना चाहिए। ये सारी जानकारियां आप कवर पेज पर मेंशन करवाएं बच्चे से। फिर इसके बाद फॉर्म ए है, इसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी कहते हैं। ये गाइड बुक में भी अवेलेबल है। इसे भरकर
या टाइप कराकर, जैसे आप चाहें वैसे इसे रिटन रिपोर्ट में दूसरे नंबर पर इसे लगा देंगे। तीसरे नंबर पर समरी है, यानी बच्चे ने जो भी रिसर्च की है उसे 200-250 शब्दों पूरी रिसर्च को लिखता है। कैसे लिखना चाहिए ये अभी हम देखेंगे। उसको हम लोग समरी कहते हैं या सारांश कहते हैं। ये तीसरे नंबर पर ये पेज लगेगा। इसके बाद किस पेज पर क्या है, इसे इंडेक्स कहते हैं, वो फोर्थ नंबर पे लगेगा। फिफ्थ जो पेज है उस पर नजरी नक्शा होगा। नजरी नक्शा कहाँ का होगा? जहाँ पर बच्चे ने ये वर्क किया है, ये समस्या जिस जगह की है उस जगह का मैप होगा। मैप जियोग्राफिकली करेक्ट होना चाहिए। बच्चे को सिखाने का उद्देश्य है कि उसे दिशा का ज्ञान हो, सिंबल्स का ज्ञान हो। वो सारी चीजें टीचर की सहायता से, ज्योग्राफी टीचर की सहायता से या सीनियर साथियों की सहायता से बच्चे को कराया जाना चाहिए। मैप 5वें नंबर का पेज है। इसके बाद प्रस्तावना लिखी जाती है जिसे इंट्रोडक्शन कहते हैं। अब किसमें क्या लिखना है ये महत्वपूर्ण है। इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना, इसमें क्या लिखना है? समस्या क्या है, यानी जो बच्चे ने जिस समस्या पर काम किया है वो समस्या क्या है, वो लिखा जाता है प्रस्तावना में। रीजन ऑफ सिलेक्शन, चुनने का कारण, उस समस्या को बच्चे ने क्यों चुना, ये 7वीं हेडिंग में लिखा जाएगा। फिर 8वीं हेडिंग है हाइपोथेसिस। आपने ये देखा कि अपने बच्चे ने लॉग बुक में पहले से ही हाइपोथेसिस लिख रखी है, यानी परिकल्पना, अंदाजा लगाना समस्या के संभावित कारण का, या जो आंकड़े मिलेंगे उसे कैसे इस्तेमाल करेगा वो समस्या के समाधान में। तो ये जो परिकल्पना है ये पॉइंट वाइज है। इसे एक एक बच्चे को एक ही परिकल्पना पर कार्य करना चाहिए। इसके बाद 9th जो हेडिंग है वो है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है उद्देश्य। वो भी बच्चा लॉग बुक में कर चुका है, 2 या 3 पॉइंट वाइज यहीं पर फेयर हो जाएंगे। फिर मेथडोलॉजी भी वो लॉग बुक में लिख चुका है। कार्यविधि, वो भी हर ऑब्जेक्टिव की कार्यविधि विधि अलग अलग लिखी जानी चाहिए। कार्यविधि मेथडोलॉजी हो गया। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को एक्शन प्लान में रहता है, यानी कार्य योजना और कार्यविधि में दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। कार्यविधि का मतलब है कि जो उद्देश्य आप हासिल करना चाहते हो उसे कैसे करोगे। एक्शन प्लान का मतलब है कि आप पूरी रिसर्च की योजना बनाते हो, क्योंकि ये बताया था आपको ऊपर इससे पहली वाली स्लाइड में जब हम रिसर्च मेथडोलॉजी को देख रहे थे कि अभी मेथडोलॉजी तक, समस्या को चिन्हित करने से लेकर कार्य विधि निर्धारित करने तक हम सब एक टेबल पर वर्क कर रहे हैं अपने गाइड टीचर के साथ। अब फील्ड में जाकर भी वर्क करना है, प्रयोग करना है, सर्वेक्षण करना है, अवलोकन करना है। तो ये जो पूरा प्लानिंग हम लोग करते हैं कि हम कैसे कैसे क्या क्या करेंगे, और उसको समयबद्ध भी बना सकते हैं कि इस हफ्ते में ये कर लेंगे, इस अगले हफ्ते में ये कर लेंगे, इस महीने में ये कर लेंगे, उसके अगले महीने में ये कर लेंगे। तो ये पूरी जो प्लानिंग आप करते हैं ये कार्य योजना में आएगी, रिसर्च प्लान में आएगी। फॉर 12th जो 12वीं हेडिंग है वो एक्सपेरिमेंट, सर्वे, ऑब्जर्वेशन एंड डेटा कलेक्शन, यानी जो भी प्रयोग किया, सर्वेक्षण किया या अवलोकन किया उससे रिजल्ट मिले, उन सारे रिजल्ट्स को आप टेबल के फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर देते हैं और ग्राफ या डायग्राम के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस हेडिंग के नीचे आपको टेबल्स बनानी है, ग्राफ्स बनाने हैं, डायग्राम्स बनाने हैं, और इन्हीं टेबल, ग्राफ और डायग्राम्स के आधार पर बच्चा आंकड़ों का विश्लेषण करेगा। तो ये 12th हेडिंग है या एक पेज है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है क्योंकि इसी के आधार पर आंकड़ों का विश्लेषण होना है। जो अगली हेडिंग है नंबर 13th, आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर जो भी परिणाम निकलेगा, जो भी नतीजा निकलेगा वो लिखना है 14वीं हेडिंग, 14th हेडिंग में, और वो भी पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करिए। ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, टू द पॉइंट और बिल्कुल सटीक चीजें लिखनी है आपको। जो 15th हेडिंग है वो है सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। आंकड़ों के विश्लेषण से यदि समाधान निकल रहा है तो वो सबसे बेहतरीन रिसर्च है। तो जो समाधान बच्चा लिखेगा उसे पॉइंट वाइज लिखे, एक समाधान लिखे लेकिन आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर वो समाधान निकल रहा हो, उसने जो रिसर्च की है उसके आधार पर वो समाधान निकल रहा हो, ये जरूरी है।
फिर इसके बाद इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, जो भी किया उसे समाज तक भी पहुंचाना है, यानी सोसाइटी में भी पहुंचाना है। और सोसाइटी में जब आपने पहुंचाया तो क्या चेंजेस आपको दिखे, क्या प्रभाव सोसाइटी पे दिखा, वो आपको इस हेडिंग के अंदर लिखवाना है बच्चे से। देन फॉलो अप एक्शन, भविष्य की कार्य योजना। ये रिसर्च जितनी भी की है उतनी हो गई है, अब आगे क्या करोगे, यानी बच्चे को ये लिखना है कि अब आने वाले समय में इस रिसर्च को कैसे कंटिन्यू करेगा, इस रिसर्च को कैसे करेंगे, ये फॉलो अप एक्शन प्लान में लिखा जाता है। इसके बाद जो 18th हेडिंग है एक्नॉलेजमेंट, उसमें आभार प्रदर्शन है। आभार प्रदर्शन का मतलब है कि आपने ज्योग्राफी टीचर से मदद ली, इसके बाद आपने बच्चों सीनियर स्टूडेंट्स के साथ मदद ली, चाहे आप करने गए थे कुछ वर्क, साइंटिफिक वर्क आपने किसी लैब में किया, उनसे मदद ली। तो ये आभार प्रदर्शन में सारा लिखा जाएगा, यानी जिसकी भी सहायता आपने ली, उन सब की जो भी मदद मिली उनका आभार प्रदर्शन इस एक्नॉलेजमेंट वाली हेडिंग के अंदर होगा। 19th हेडिंग है रेफरेंसेस, जिसे हम संदर्भ कहते हैं। संदर्भ का मतलब है, रेफरेंसेस का मतलब है कि आपने जो कुछ इकट्ठा किया, वो डेटा आपने इकट्ठा किया, वो प्राइमरी डेटा है। आपने कुछ आंकड़े ऐसे भी लिए जो किताबों से लिए, मैगजीन से लिए, अखबारों से लिए, किसी वेबसाइट से लिए, जो आपने नहीं किया था, जो आपके आंकड़े नहीं थे, तो वो आंकड़े आपने कहाँ से लिए, ये संदर्भ में लिखा जाता है। यानी उस किताब का नाम, पेज नंबर, लाइन नंबर, उस वेबसाइट का नाम, उस पत्रिका का नाम, न्यूज़पेपर का नाम, ये संदर्भ में लिखा जाना चाहिए। इसके बाद 20th हेडिंग है इंक्लोजर। इंक्लोजर का मतलब है संलग्नक, यानी किस संलग्नक के दो उद्देश्य हैं। एक तो ये जो भी फोटोग्राफ्स हैं वो 2 या 3 4 फोटोग्राफ आपको लगाने हैं जो ये प्रदर्शित करते हो कि ये टीम वर्क है, यानी आपने टीम में किया है, यानी दो बच्चों ने मिलकर किया है। प्रूफ ऑफ वर्क, यानी ये वर्क आपने किया है। और अगर आपके वर्क को कहीं न्यूज़पेपर, किसी में मीडिया में कोई कवरेज मिला है तो उसकी फोटोग्राफ्स आप साक्ष्य बतौर इनक्लोजर के पार्ट में लगा सकते हैं। 1 या 2 पेजेस से ज्यादा ये नहीं होने चाहिए। तो ये रिटन रिपोर्ट लिखने का तरीका है। रिटन रिपोर्ट जब आप लिख लोगे, कंप्लीट कर लोगे, ये हाथ से भी लिखी जा सकती है, टाइप भी कराई जा सकती है, लेकिन इसको बहुत सजाने की, डेकोरेट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको A4 साइज पेपर पर बहुत सिंपल साधारण साइंस रिपोर्ट है ये, इस पे अनावश्यक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, अनावश्यक टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। केवल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम से लेकर सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम तक की जो पूरी विधि है वो आप बच्चे को सीखनी है और बतानी है। तो ये उद्देश्य है इसका। इसे जब कंप्लीट कर लोगे रिटन रिपोर्ट को, फिर इसके आधार पर 4 चार्ट बनाने हैं। चार्ट का साइज वही होता है जो 40 बाई 70 सेंटीमीटर, जो नॉर्मली 4-5 रुपए में चार्ट मिलता है, वो 4 चार्ट तैयार करने हैं। रिटन रिपोर्ट के आधार पर इसलिए कहा क्योंकि जो जानकारी रिटन रिपोर्ट में है वही चार्ट्स पर होगी, लेकिन उसका क्या सीक्वेंस होना चाहिए, क्या क्या जानकारियां होनी चाहिए, चार्ट नंबर 1 पर क्या मेंशन करें, चार्ट नंबर 2 पर क्या मेंशन करें, चार्ट नंबर 3-4 पर क्या मेंशन करें, वो एक प्रारूप मैंने ये तैयार किया है, आप इसे देख लीजिए। चार्ट नंबर 1 पे ये कवर पेज की सारी जानकारियां, या नेम ऑफ स्कूल, फोकल थीम, सब थीम, प्रोजेक्ट टाइटल, ग्रुप लीडर नेम, ग्रुप मेंबर नेम, गाइड टीचर नेम। इसमें एक चीज जो ऐड की गई है वो है नजरी नक्शा, यानी एरिया मैप, और दूसरा समरी, यानी सारांश, वो भी आप इस पे चिपका सकते हैं। नीचे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लिख दीजिए सबसे लास्ट में। ये आपका चार्ट नंबर 1 तैयार। बाद चार्ट नंबर 2, ये इसमें हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव्स और मेथोडोलॉजी, जितनी स्पेस है उसका इस्तेमाल करते हुए चीजों को ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश करो इस चार्ट पर। सबको पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करो। हाइपोथेसिस, एक एक हाइपोथेसिस पर वर्क कराना चाहिए छोटे बच्चों को, बहुत सारी हाइपोथेसिस को लेकर नहीं चलना है। उद्देश्य 2 या 3 हो सकते हैं। कार्यविधि मेथोडोलॉजी पॉइंट वाइज, हर हर ऑब्जेक्टिव की मेथोडोलॉजी इसमें मेंशन करना है। इस तरह से आपका चार्ट नंबर 2 तैयार हो जाएगा। इसके बाद चार्ट नंबर 3,
यानी अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट को देखें तो उसमें 12th हेडिंग थी एक्सपेरिमेंट सर्वे ऑब्जर्वेशन एंड डेटा कलेक्शन। इसमें आपने वो लिखे टेबल्स बनाए थे, ग्राफ बनाए थे, डायग्राम्स बनाए थे। तो चार्ट नंबर जो 3 है उस पर भी सारे एक्सपेरिमेंट सर्वे और ऑब्जर्वेशन वही हेडिंग है, और आपको ग्राफ्स टेबल्स और डायग्राम आपको बनाना है। तो ये जो ग्राफ टेबल्स और डायग्राम बनाना है ये चार्ट नंबर 3 पर है, और इसी के आधार पर इसी चार्ट की मदद से बच्चे को आंकड़ों का विश्लेषण करना है, जो कि लिखा हुआ है फाइल में, लेकिन वहां पर चार्ट पे नहीं लिखेंगे। उस आंकड़ों का विश्लेषण बच्चा खुद करके दिखाएगा इन टेबल्स और ग्राफ की मदद से। ये चार्ट नंबर 3 है। चार्ट नंबर 4 पर रिजल्ट एंड कंक्लूजन, सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, रेफरेंसेस और इनक्लोजर्स, इन हेडिंग्स को रखना है और इन्हें भी पॉइंट वाइज लिखना है। इस तरह से 4 चार्ट तैयार हो जाएंगे। जब 4 चार्ट तैयार हो जाएंगे तो उसके आधार पर, इन 4 चार्ट के आधार पर ओरल प्रेजेंटेशन 8 मिनट का बच्चे को तैयार करना है। तो यानी एक सीक्वेंस हो गया कि सबसे पहले लॉग बुक तैयार करनी है, लॉग बुक के आधार पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर 4 चार्ट तैयार करना चाहिए, और 4 चार्ट के आधार पर ओरल प्रेजेंटेशन तैयार करना चाहिए। सीक्वेंस वही है, आई प्रॉब्लम आई चिन्हित करने से लेकर समाधान तक। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल आयोजन के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगा बच्चा। और ये प्रेजेंटेशन जो भी तिथि निर्धारित करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स अक्टूबर के महीने में, उस तिथि पर पहुंचकर आपको ये प्रेजेंटेशन देना है। इसके बाद अगर आप लोगों के कुछ सवाल हो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, या पहले कभी वर्क कर रहे हैं या शुरू कर दिया है, कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो उससे संबंधित कोई भी सवाल पूछे जा सकते हैं। जी हाँ जी। सर हम जब साइंस में कोई भी वर्क करते हैं तो अ, हम उसे सबसे पहले रफ रफ कॉपी में सारा वर्क करते हैं। एक रफ कॉपी जिसमें आपने फर्स्ट डे से, वो एक तरह से बच्चों की दैनंदिनी भी कहलाती है हिंदी में, यानी रोजाना वो जो वर्क कर रहे हैं, रोज आज उन्होंने क्या किया उसे वो उसी कॉपी में लिखते हैं। अपनी पूरी दिनचर्या भी लिखते हैं केवल रिसर्च से संबंधित। और रिसर्च में वो क्या कर रहे हैं, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, जो भी शोध वाली पूरी प्रक्रिया बताई, वो सारे स्टेप्स भी वो उसी में कॉपी में लिखते जाते हैं। प्रयोग कर रहे हैं तो रफ कॉपी में ही आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं। फिर उसके बाद उनको फेयर करते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। तो वो जो रफ कॉपी है उसी को हम टेक्निकल भाषा में यहाँ पर लॉग बुक या दैनंदिनी कहते हैं। जी। और किसी का प्रश्न हो तो? जी जी। मैम फॉर्म ए के, हाँ, फॉर्म ए आपको जो हमारी गाइड बुक है वो शेयर की गई है ग्रुप में, उसमें फॉर्म ए भी लगा लगा हुआ है। फॉर्म ए पर सिर्फ सिंपल इंफॉर्मेशन है, बच्चे की, बच्चे का नाम, बच्चे का स्कूल, बच्चे की जन्म तिथि, ग्रुप मेंबर का नाम, उसकी जन्म तिथि, उसका स्कूल, गाइड टीचर्स की डिटेल, मतलब टोटल एक तरह से उसका पर्सनल प्रोफाइल है बच्चों का। तो ये फॉर्म ए है। ये आपको गाइड बुक में मिल जाएगा, आप उसे टाइप करा सकते हैं या फोटोस्टेट करा के उसे भर सकते हैं। जी जी जी। जी मैम। हाँ फरीन जी आप पूछिए, एक एक करके पूछेंगे तो आवाज साफ आएगी। फरीन जी आप पूछिए। जी। जी बताइए। 8 मिनट का होता है। जो जजेस होते हैं वो
क्वेश्चन कर सकते हैं उस पर कि हाइपोथेसिस क्या थी, ऑब्जेक्टिव्स आपने क्या क्या निर्धारित किए, कैसे काम किया। जो भी उनकी क्वेरी होंगी वो सवाल पूछ सकते हैं बच्चे से। हाँ हाँ, वो प्रेजेंटेशन, हाँ प्रेजेंटेशन से अलग का हिस्सा है। जी हाँ प्रदीप जी बताइए। भाषा, हाँ भाषा कोई भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, अंग्रेजी भी हो सकती है। समरी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हिंदी में ही चलेगा। जब नेशनल लेवल पर जाते हैं तो समरी हिंदी में भी होनी चाहिए, इंग्लिश में भी होनी चाहिए। बाकी रिटन रिपोर्ट उनकी, चार्ट्स, ये सब किसी भी भाषा में हो सकते हैं। जी मोहम्मद। जी जी हाँ मैम, ग्रुप में एक ग्रुप में बच्चे दो ही होंगे। आप अपने स्कूल से जितने चाहे ग्रुप्स को गाइड कर सकते हैं। जी। हर ग्रुप के लिए समस्या अलग होगी। एक ग्रुप में दो बच्चे होंगे, हर ग्रुप के लिए समस्या अलग होगी। हर ग्रुप की रिसर्च अलग होगी। आप जितने ग्रुप्स को चाहें गाइड कर सकते हैं। जी। किसी साथी का कोई सवाल हो? जी जी जी। वैसे आप लोग बहुत अच्छे जिले में हैं। सुशील पांडे जी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप सबसे पहला स्टेप है, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिले का, उससे जुड़ जाइए आप, मिर्जापुर के। उसमें हमारा, मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार, 9411414580, ये नंबर उसमें जुड़ा हुआ है। उस नंबर पे आप उस ग्रुप में भी इंक्वायरी करेंगी तो भी मैं रेस्पॉन्स कर दूंगा। मेरे नंबर पे भी अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो भी रेस्पॉन्स आपको मिलेगा। किसी साथी। जी जी सर। हाँ हाँ, मुझे आवाज आ रही है आपकी, बताइए। जी 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 बताइए। सर वो, इनका जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सर है, वो आपके इस जवाब का रेस्पॉन्स कर देंगे। क्योंकि हर जिले में एक अलग व्यवस्था है कि कुछ लोग ब्लॉक लेवल पर भी प्रोग्राम्स कराते हैं, फिर सिलेक्शन के बाद वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लेकर आते हैं। और कुछ जिलों में ऐसी समस्या, ऐसी भी स्थिति है कि वो सारे जिले, सारे ब्लॉक्स और सभी जगह से एक ही जगह प्रोग्राम कराते हैं। तो वो सुशील सर आपको रेस्पॉन्स कर देंगे इस सिलसिले में। जी जी। सर फिर से जी बताइए। हाँ सर बताइए। इसीलिए सर लोकल एरिया प्रॉब्लम कहा है कि उसी के गांव की समस्या को बच्चे की चिन्हित करके करवाइए, ताकि वो खुद अकेले भी कर सके अपने साथी के साथ। उसे आपकी आवश्यकता हो तो जा सकते हैं, नहीं आवश्यकता है तो कोई जाने की जरूरत नहीं है। अ, ठीक है सम्मानित साथियों, हम लोगों ने ये पूरा एक वर्कशॉप बहुत अच्छे से इंटरेक्टिव वे में परफॉर्म किया। आप लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। इससे वर्कशॉप यानी नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस की थी। इससे संबंधित कोई भी समस्याएं हैं उसके लिए आप गाइड बुक पढ़ सकते हैं। आपके लिए फोल्डर भी शॉर्ट में तैयार किया गया, वो पढ़ सकते हैं।
इसके अलावा हमारे कुछ वीडियोस भी हैं जो ये सारी चीज़ों को पॉइंट वाइज और एक्सप्लेन करते हैं, वो सब हम आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो ये तीनों चीज़ें अवेलेबल होंगी आपके पास, जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ें, जो सुनना चाहते हैं वो सुने। और कोई भी समस्या फिर भी आती है तो आप ग्रुप में रेस्पॉन्स करिएगा, हम रेस्पॉन्स करेंगे आपको। मुझे लगता है कि अगर किस हाँ, जी जी, जी सर बताइए। हाँ, सुशील सर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सर है, वो आपको ज्वाइन कर लेंगे। सर मुझे लगता है मेरी क्लास है सर, मैं लीव करूं, सुशील जी। हाँ ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच।